नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2, और इसका जो काव्य खंड यानी कि जो इसकी पहली कविता है देवसेना का गीत। ठीक है, जो आपकी कविता है देवसेना गीत, ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और जिसकी कवि हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। तो देखो, कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको कविता का जो इंट्रोडक्शन है यानी जो परिचय है वो बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कविता इजी लगे। ठीक है, पहले ये समझते हैं। तो देखो, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो जयशंकर प्रसाद जी है वो इस कविता के कवि हैं। ठीक है, ये कवि हैं और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था स्कंदगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया देवसेना का गीत। ठीक है, अब देवसेना कौन थी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप समझो पहले। तो देखो, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, यानी कि एक मालवा नाम का स्थान था, वहां के राजा थे बंधु वर्मा। ठीक है, और उसकी बहन थी देवसेना। ठीक है, ये आप समझ जाओ। हुणों के आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार मारा गया। ठीक है, यानी कि हुणों के आक्रमण में जो देवसेना का जो पूरा परिवार था वो मारा गया और देवसेना बच गई। ठीक है, देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, परंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता है। ठीक है, मैं आपको तो समझाता हूँ इजी वे में। देखो, एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, देवसेना। ठीक है, तो जो देवसेना थी, आपको ये पता चल गया देवसेना कौन थी, तो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि देवसेना के जो पूरे परिवार थे ना वो हुणों के आक्रमण में मारे गए। अब जो उसका परिवार मर गया तो अकेली देवसेना बच गई। ठीक है, और जो देवसेना है वो प्यार करती थी स्कंदगुप्त से, लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो प्यार करता था विजया से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो देवसेना के जो दुख हैं, जो देवसेना के जीवन में जो दुख आए हैं, उन दुखों का वर्णन देवसेना इस गीत के माध्यम से करती है। इसलिए इस कविता का नाम रखा गया है देवसेना का गीत। यानी कि देवसेना के जीवन में स्कंदगुप्त के चक्कर में जो जो दुख आए हैं, जो जो पीड़ा हुई है, वो सभी दुख और पीड़ाओं को उसने एक कविता के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो, जीवन के अंतिम दिनों में स्कंदगुप्त देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता। आप ये समझो, देखो देवसेना है एक लड़की, दूसरी लड़की कौन है, विजया, और एक लड़का है स्कंदगुप्त। तो जो देवसेना है ना वो किससे प्यार करता है, प्यार करती है, तो वो स्कंदगुप्त से प्यार करती है, और जो स्कंदगुप्त है वो विजया से प्यार करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो देवसेना है उसके साथ धोखा हो रहा है। देवसेना चाहती है स्कंदगुप्त को, लेकिन स्कंदगुप्त चाहता है विजय को। ठीक है, तो देखो, जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है, यानी जब जीवन का लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो स्कंदगुप्त देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है। ठीक है, आप बताओ, जब देवसेना को स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब तो उसने ना बोल दिया, और जब जीवन का मतलब अंतिम क्षण आ जाता है और उस समय जो है वो स्कंदगुप्त सामने से देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, देवसेना स्कंदगुप्त के इस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है। ठीक है, जाहिर सी बात ठुकराएगी। आप ही मानो कोई लड़की है जो जिसने पूरी जीवन में तपस्या करी जिस लड़के के लिए ठीक है, यानी देवसेना है, उसने पूरे जीवन में एक तपस्या करी कि स्कंदगुप्त को वो पालना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो उसे नहीं मिल सका। और जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, यानी कि जब देवसेना मान के चलो बिल्कुल लास्ट टाइम आता है, तब स्कंदगुप्त आता है कि मेरे से प्रेम करो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देवसेना के साथ धोखा था, और देवसेना कहीं ना कहीं उदास थी, दुखी थी, तो इसलिए देवसेना स्कंदगुप्त के इस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है और अपने दुखों को इस गीत के माध्यम से बताती है। ठीक है, इसलिए इस कविता का नाम रखा गया है देवसेना का गीत। ठीक है, तो चलिए आप कविता को शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको जितने भी आपके एनसीईआरटी में जो भी काव्यांश है वो सभी काव्यांश को मैं आपको बिल्कुल ईजी में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी आप स्किप मत करो। इतना ईजी आपको बता दूंगा चैप्टर कविता कि आपको बिल्कुल ही, कि मैं क्या कहूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप तुरंत अब समझ जाओगे। ठीक है, तो पहला हम काव्यांश पढ़ लेते हैं। देखो, आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो ये जो काव्यांश कहाँ से शुरू हो रहा है उसके पहले आपको पता चल गया। यानी कि देखो, आप समझो कि देवसेना की लड़की थी, वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। ठीक है, और स्कंदगुप्त जो है, जब देवसेना को स्कंदगुप्त की जरूरत थी
तब स्कंदगुप्त ने देवसेना के साथ प्रेम नहीं किया। लेकिन जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, जब लास्ट टाइम आता है, तब स्कंदगुप्त सामने से प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है और उस प्रेम प्रस्ताव को देवसेना ठुकरा देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठुकराने के बाद देवसेना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो पूरे जो उसके जीवन में दुखी आए उस स्कंदगुप्त के चक्कर में, वो सभी दुखों को अपने काव्यांश के माध्यम से बताती है। ठीक है, तो देखो काव्यांश हमारा पहला है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ठीक है, ये आपका काव्यांश हो जाता है पहला। अब इसमें जो शब्दार्थ है, कौन कौन शब्दार्थ है वो आपको समझना है। ठीक है, देखो पहला विदाई का मतलब क्या होता है, बिछड़ना। वेदना का मतलब होता है दुख या पीड़ा, आप कह सकते हो। ठीक है, श्रम कण, देखो श्रम मतलब होता है मजदूरी, कण मतलब आंसू, यानी कि आंसू समझ सकते हो। ठीक है, श्रम कण यानी आंसू। नीरवता मतलब खामोशी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। मान लो आपसे एग्जाम में एक काव्यांश आ गया, तो व्याख्या किस प्रकार करोगे, तो वो जो व्याख्या होता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस काव्यांश की क्या सरल से सरल यानी इजी से इजी व्याख्या बनती है, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसकी व्याख्या बनती है, देवसेना कहती है कि आज जीवन के इस अंतिम समय में स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना बहुत कष्ट देने वाला है। ठीक है, एक तरफ मान लो देवसेना जीवन में मान लो स्कंदगुप्त को चाहती रही और स्कंदगुप्त को पूरे जीवन मिला नहीं, और अंतिम क्षणों यानी जब वो समझ सकते हो एकदम लास्ट टाइम पे स्कंदगुप्त जो है देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव को लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं देवसेना कहती है कि आज जीवन के इस अंतिम समय में स्कंदगुप्त का जो ये प्रेम प्रस्ताव है उसको ठुकराना बहुत ही कष्ट देने वाला है। देखो अगला पॉइंट है, प्रेम के भ्रम में, यानी देवसेना एक भ्रम में जीती रही। भ्रम मतलब देवसेना एक भ्रम में जीती रही कि स्कंदगुप्त उससे प्यार करता है, स्कंदगुप्त से प्यार करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देवसेना प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को लुटा दिया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि देवसेना जो है वो एक प्रेम के भ्रम में थी कि स्कंदगुप्त जो है उसको मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त ऐसा उसको नहीं मिला। जब देवसेना को जरूरत थी तब तो स्कंदगुप्त आया नहीं, और जब जीवन के अंतिम समय यानी लास्ट टाइम पर स्कंदगुप्त उसके बाद प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं देवसेना बहुत ही दुखी हो जाती है। अगला पॉइंट है, देवसेना कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है। ठीक है, देखो कविता में कहीं ना कहीं देखो मानवीकरण अलंकार आपको दिखेगा, क्योंकि देखो शाम जो है ना वो तो आंसू बहाती नहीं। देखो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ कि जो मनुष्य की जो भावना है ना उसको प्रकृति पर थोप दिया जाता है, तो उसको मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो देखो देवसेना कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर, यानी देवसेना के जीवन में इतना दुख है, उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है, अर्थात वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई। ठीक है, कहीं ना कहीं देवसेना कहती, आप ही समझो, देखो देवसेना बचपन में थी, उसका पूरा परिवार मारा गया। देवसेना एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था स्कंदगुप्त, बेचारा उसने भी छोड़ दिया, मतलब स्कंदगुप्त ने भी देवसेना को ठुकरा दिया। और जब अंतिम समय आ गया, ये देवसेना बिल्कुल उदास हरास थी, मतलब बहुत ही निराश थी, दुख थी। अब वो सामने से अंतिम समय में वो प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, जिससे देवसेना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। देखो देवसेना कहती है कि उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। ठीक है, आप ही समझो देवसेना हमेशा अकेली रही। बचपन में उसका परिवार मर गया, उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो उसने स्कंदगुप्त को चाहा, लेकिन वो उसको मिला नहीं, पूरे जीवन में वो अकेले रही। तो कहीं ना कहीं देवसेना का जीवन आप ही समझो बहुत दुखों में बीतेगा कि नहीं बीतेगा, आप ही समझो। ठीक है, तो ये व्याख्या थी बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, तो प्लीज आप व्याख्या को बिल्कुल ध्यान समझे। अगला हमारा काव्यांश आता है, श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह व्याग की तान उठाई, लगी सिरतीर्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। ठीक है, ये आपका दूसरा काव्यांश हो जाता है, और इसकी जो शब्दार्थ बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपको बताता हूँ। श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, गहन का मतलब होता है गहरे, विपिन का मतलब होता है जंगल, पथिक का मतलब होता है यात्री, सैतृष्ण का मतलब होता है प्यासी, और डेट का मतलब होता है निगाह। ठीक है, डेट का मतलब क्या होता है निगाह। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है इजी वे में, वो आपको बताता हूँ। देखो इसकी व्याख्या क्या है, देवसेना अपने बीते हुए पलों को याद करती है और सोचती है जब उसने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। ठीक है, देवसेना देखो आप ही समझो, देवसेना अपने बीते हुए पलों को याद करती है और सोचती है जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। बहुत ज्यादा, वो ऐसे नहीं कि वो प्रयत्न नहीं करती, कोशिश नहीं की, उसने बहुत ज्यादा कोशिश किया, परंतु वह सफल नहीं हुई, और आज वही स्कंदगुप्त प्रेम प्रस्ताव लेकर आया है। जीवन से दुखी
देवसेना को यह प्रेम प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, आप कहने आप ही समझो, जो व्यक्ति पूरे जीवन भर जिसके लिए इंतजार करे और वो उस व्यक्ति उसको ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जो देवसेना है ना, वो पूरे जीवन भर स्कंदगुप्त का इंतजार करती है, लेकिन स्कंदगुप्त उसके पास आया नहीं, और लास्ट टाइम यानी जीवन के अंतिम समय में उसके पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, जिससे देवसेना बहुत ही दुखी हो जाती है। ठीक है, देखो हमारा अगला पॉइंट है, देवसेना खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी। आप ही समझो, देवसेना ऐसे नहीं कि वो खूबसूरत नहीं थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, तो वो खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि देवसेना के लड़के नहीं थे, बहुत सारे लड़के थे, लेकिन जो देवसेना थी वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि वो स्कंदगुप्त से प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है, यानी उसकी जो आशाएं थी, वह अभिलाषाएं थी, उसको बावली, बावली का मतलब समझते हो, जैसे मान लो किसी काम के पीछे आप काम कर रहे हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बावला कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी आशाओं को बावली कहती है कि तू क्यों फालतू में उसके पीछे पड़ी रही, क्यों तूने उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, कहते हुए कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी, ठीक आप समझे यहाँ पे, देखो जब देवसेना को स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब तो स्कंदगुप्त उसके पास आया नहीं, तब उसने वो इनकार कर दिया। ठीक है, जब देवसेना ने सामने से स्कंदगुप्त को कहा कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से प्रेम करो, तो स्कंदगुप्त ने सीधे मना कर दिया। और जब अंतिम समय आ रहा है तो वो सामने से प्रेम प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिससे देवसेना आप ही समझो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, देवसेना कहती है अगर अब मैंने इस प्रेम प्रस्ताव को मान लिया तो मैं अपनी जीवन की तपस्या रूपी कमाई को खो दोगे। आप ही समझो, किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में तपस्या करा हो किसी चीज के लिए और वो उस चीज को वापस मान ले तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। उसी प्रकार देवसेना ने पूरे जीवन में स्कंदगुप्त का इंतजार किया था कि उससे शादी कर ले, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो शादी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यदि वो अंतिम समय में उस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तो उसकी जो जीवन में की जो तपस्या रूपी कमाई है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा तीसरा काव्यांश है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा आहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। ये आपका तीसरा काव्यांश हो जाता है और इसके कुछ शब्दार्थ है जो आपको याद रखना चाहिए। प्रलय का मतलब आप समझते हो विनाश, दुर्बल मतलब कमजोर, थाती मतलब अमानत या धरोहर भी आप इसको कह सकते हो। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है इजी वे में वो समझाते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, देवसेना का जीवन दुखों में डूबा हुआ है, आप ही समझो। ठीक है, देखो आप 12th क्लास में आ गए हो, आप बच्चे तो नहीं, आप बड़े हो गए हो। ठीक है, तो आपके अंदर भी सोचने समझने की शक्ति विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो आप ही समझो जिस लड़की के जीवन में इतने ज्यादा दुख हो, उसके परिवार मर गया, उसका जो प्रेमी था उसने उसको ठुकरा दिया, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उसका जीवन दुखों में डूबा रहा। वह जानती है कि वह कमजोर है, वो कमजोर है, वो जानती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी बल्कि संघर्ष करती रही। मतलब देवसेना ने हार नहीं माना, संघर्ष करती रही। ठीक है, देवसेना को पता था कि स्कंदगुप्त उसको नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी देवसेना ने हार नहीं माना, उस रथ पर वो चलती रही, मतलब उसने कोशिश किया स्कंदगुप्त को पाने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो देवसेना हार नहीं मानी, उसने कोशिश किया स्कंदगुप्त को पाने का। अगला हमारा पॉइंट है, अंत में देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है। ठीक है, अंत में जो अंतिम समय में जब स्कंदगुप्त जो है देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है तो स्कंदगुप्त यानी जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अपने इस प्रेम प्रस्ताव को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती और मैं मन ही मन लज्जित हूँ। आप इसको जो देवसेना कहती है कि स्कंदगुप्त तुम अपने प्रेम प्रस्ताव को वापस ले लो, सही बात कहेंगी भाई, क्योंकि उसने पूरे जीवन तो उसका इंतजार किया। ठीक है, पूरे जीवन उसने देवसेना ने इंतजार किया और जब उसको जरूरत थी तब तो वो आया नहीं और लास्ट टाइम पे वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देवसेना बहुत ही दुखी थी और उसने उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और देवसेना ने कहा कि ये वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती। ठीक है, आप इस कहो अब कैसे देवसेना उसको संभाल सकती है। अब मान लो अंतिम समय में यदि वो प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार लेती है तो कहीं ना कहीं उसका जो समाज में उसका इज्जत है वो चला जाएगा। ठीक है, और मैं मन ही मन लज्जित हूँ, देवसेना कहती है मन ही मन बहुत ही लज्जित हूँ, बहुत ही मैं शर्मिंगी मतलब अब कहते तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही हूँ, मतलब कह सकते हो कि बहुत ज्यादा लज्जित मतलब शर्मा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इस समझो कि देखो आपको समझाता हूँ, मान लो जो लड़की है, मान लीजिए आप, जो लड़की ने एक लड़के को पाने के लिए पूरे जीवन में तपस्या करी और वो लड़का उसको नहीं मिला और जीवन के अंतिम क्षण में वो उसके पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं उस लड़के को दुख तो होगा ही भाई। ठीक है, दुख होगा, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि देवसेना जो है
उसने उसका इसका तो प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि यदि वो स्वीकार कर लेगी तो अपने जीवन भर की जो उसने कमाई करी, जो भी जीवन में तपस्या करी उसने, वो उसका भंग हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कुछ विशेष, देखो आप विशेष देखो, यदि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ये व्याख्या वाले, तो उसमें व्याख्या में आपको, व्याख्या तो मैंने आपको बता दिया सभी काव्यांश का, और जो विशेष बनता है पूरे कविता का जो आप लिख सकते हो किसी भी काव्यांश में, वो क्या है वो आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवसेना के दुखों का, देखो विशेष का मतलब पता है क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, विशेष का मतलब क्या होता है। तो देखो विशेष का मतलब होता है कि जो आपने कविता पढ़ा, आपने समझा, आपने एनालिसिस किया, आपने विश्लेषण करा, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसको एक तरह से निचोड़, एक तरह से आप कह सकते हो एक निष्कर्ष, उसको विशेष कहते हैं। ठीक है, तो देवसेना के दुखों का मार्मिक वर्णन, देखो मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू जाने वाला, यानी कि ऐसा वर्णन है जिससे आपके दिल को मतलब एक हार्ट होगा कि हाँ इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये कविता सुन, अभी आपने ये वीडियो देखा, आपने पूरा कविता सुना, तो आपको बुरा जरूर लगा कि हाँ भाई इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जब इसने इसके को पाना चाहा तो इसके ने इससे शादी क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने वाली कविता है। ठीक है, देवसेना का गीत छंद मुक्त कविता है। ठीक है, ये जो कविता है वो छंद मुक्त, देखो छंद मतलब होता है एक रूल में बंद करके कविता लिखना, लेकिन ये कविता कैसी, छंद मुक्त। और खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। ठीक है, खड़ी बोली भाषा, ठीक है, आम भाषा है। ठीक है, छायावादी कविता, देखो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, छायावादी कविता क्या होता है। ठीक है, देखो मेरा मकसद क्या है ना कि आपको समझ में आना चाहिए चीज़। ठीक है, क्योंकि यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को बनाने का फायदा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए हर एक चीज़ समझा रखा है, बिल्कुल हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझाते रहूँगा, बिल्कुल आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते रहें। देखो छायावादी कविता, देखो छाया, देखो कविता तो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल आम भाषा में। ठीक है, लेकिन छायावादी कविता यानी कि ऐसी कविता जिसकी लैंग्वेज तो सामान्य हो, लेकिन उसका जो अर्थ है ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। आपने पढ़ा होगा तो हाँ भाई इजी होगी कविता, लेकिन आपने उसको अर्थ जब आपने उसका समझा तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर निकला। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार व मानवीकरण अलंकार जो है उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो। मानवीकरण जहाँ पे प्राकृतिक, जो मनुष्य की भावना को प्रकृति के ऊपर थोपा जाए, उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं, तो इसमें प्रयोग किया गया। कविता में संगीतात्मकता, यानी कि कविता को आप गा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बन जाते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इस विशेष को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से देखें। तो ये था हमारा क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का कविता पहला देवसेना का गीत। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी वे में बताया, क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल इतना आसान बता दिया ना मैंने आपको। यदि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो ना, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता, बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दें। ठीक है, फीडबैक आप जरूर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने का हमारे अंदर मोटिवेशन आए। तो कहीं ना कहीं यदि आप कमेंट करते हो, यदि आपको वीडियो में कोई कमी आए वो भी बताओ, कोई वीडियो अच्छा लगा वो भी बताओ, जो भी आपको अच्छा वीडियो में लगा वो सभी आप बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि आपका ही फायदा है, आप नहीं करोगे तो आपका ही घाटा है। क्योंकि आप देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो हम आपके लिए हर एक चीज़ लाएंगे। अभी बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, हर एक चीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा उससे, जब तक आप इस बेल आइकन पर, ये जो घंटा का निशान है इस पर क्लिक नहीं कर दोगे, तब तक आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इस पर भी क्लिक कर दो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगली कविता में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।